नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर में भी हुई भारत की जीत। बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। दीपावली और छठ से पहले बिहार को तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच आज अहम बैठक। गाजा में शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। और समाचार में सबसे पहले बात एशिया कप चैंपियन की। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश में हर तरफ क्रिकेट का खुमार है। सबकी जुबान पर सिर्फ सूर्या की टीम, हमारी जीत और पाकिस्तान की हार की चर्चा है। यह अलग बात है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पिक्चर शेयर की है जो एआई जनरेटेड है। इसमें एशिया कप की ट्रॉफी दिखाई दे रही है। इस एआई जनरेटेड तस्वीर को शेयर करते हुए सूर्य कुमार यादव ने लिखा है, गेम के बाद सिर्फ चैंपियन याद किए जाते हैं, ना कि ट्रॉफी की तस्वीर। एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अजय रहते हुए ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19 ओवर 1 गेंद में 146 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19 ओवर 4 गेंद में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रनों की पारी खेली। और आइए अब सीधा रुख करते हैं बिहार का, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री रेल की सौगात दे रहे हैं। बिहार सरकार में साथी मंत्री श्री नितिन नवीन जी, हमारे सबके सम्माननीय वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री कौशलेंद्र कुमार जी, श्री विवेक ठाकुर जी और संजय झा जी, जिनकी गाइडेंस मुझे हमेशा मिलती रहती है और करीब करीब हर विषय में आप चारों से मैं बराबर आपसे सलाह लेता हूं और आपकी गाइडेंस के आधार पर ही काम करते हैं। दरभंगा में जुड़े हमारे मंत्री श्री जिवेश कुमार जी, श्री मदन साहनी जी, संजय सरावगी जी और सांसद बहन धर्मशीला गुप्ता जी और गोपाल जी ठाकुर जी, जो कि हमेशा मखाने लेके मिलते हैं, ऐसे हमारे भाई गोपाल जी ठाकुर जी। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, भारत सरकार में मंत्री हैं साथी हमारे, और छपरा से हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ नेता श्री राजीव प्रताप रूडी जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। आप सभी आज इस बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस पावन नवरात्रि के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बचत उत्सव का बड़ा उपहार दिया हम सबको, उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। साथियों, रेलवे में हम सबका सौभाग्य है कि बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता
श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में, बहुत बड़ा एक फाउंडेशन ले की थी, जिस फाउंडेशन का कई वर्षों तक रेलवे को लाभ मिला। बीच में एक ऐसा पीरियड आया 10 वर्षों का जिसमें फिर रेलवे पुरानी अवस्था में चली गई, और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए, और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी और जहां पर रेलवे का बहुत बड़ा एक ज़रूरत थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो एक बहुत बड़ी एक मोदी जी ने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ी अवधारणा हमारे सामने रखी। जहां पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया, 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में वर्षों तक कुछ काम नहीं होता था, वो सारे प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने पूरे किए। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ूंगा। पटना रेल कम रोड ब्रिज 28 किलोमीटर, मुंगेर रेल कम रोड ब्रिज 15 किलोमीटर का, कोसी ब्रिज जो कि बहुत पुराना एक बड़ा सपना था, वो पूरा किया। दानियावान बिहार शरीफ न्यू लाइन, चंदन बांका न्यू लाइन, रामपुर हाट मंदार हिल न्यू लाइन, महाराजगंज मशरक न्यू लाइन, राजगीर तिलैया एंड नतेसर इस्लामपुर न्यू लाइन, मानसी सहरसा पूर्णिया गेज कन्वर्जन, जयनगर नरकटियागंज गेज कन्वर्जन, कप्तानगंज छपरा गेज कन्वर्जन, सकरी निर्मली सहरसा फोरबसगंज गेज कन्वर्जन, मानसी सहरसा सहरसा पूर्णिया बनमखी बिहारीगंज गेज कन्वर्जन, साहिबगंज पीरपैंती डबलिंग, महेश खुंड थाना बीपुर डबलिंग, हाजीपुर रामदयालु नगर डबलिंग, पीरपैंती भागलपुर डबलिंग, बख्तियारपुर बर्ड डबलिंग, किऊल गया डबलिंग, हाजीपुर बछवाड़ा डबलिंग, दरभंगा बाईपास, अररिया गलगलिया ठाकुरगंज न्यू लाइन, पूरे के पूरे सीमांचल को जोड़ने वाली। और अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने नाम लिए वो सारे कंप्लीट हुए, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मेरे पास लंबी लिस्ट है 33 प्रोजेक्ट्स की। सकरी हसनपुर न्यू लाइन, खगड़िया कुशेश्वर स्थान न्यू लाइन, कुर्सेला बिहारीगंज न्यू लाइन, तिलैया कोडरमा न्यू लाइन, हाजीपुर सगौली न्यू लाइन, सीतामढ़ी शिवहर न्यू लाइन, छपरा मुजफ्फरपुर न्यू लाइन, अरेरिया सुपौल न्यू लाइन, विक्रमशिला कटेरिया जो कि गंगा जी पर एक नया ब्रिज है वो न्यू लाइन, झाझा बतिया न्यू लाइन, पीरपैंती जसीडीह न्यू लाइन, कुछ झारखंड के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी हैं। चितौनी तुमखी रोड न्यू लाइन, जलालगढ़ किशनगढ़ न्यू लाइन, जोगबनी विराटनगर न्यू लाइन, औरंगाबाद टर्मिनल अनुग्रह नारायण रोड एन रोड कहते हैं जिसे न्यू लाइन, जयनगर बिलालपुरा गेज कन्वर्जन, धनबाद सोननगर थर्ड लाइन, समस्तीपुर दरभंगा डबलिंग, रामपुर दुमरा ताल राजेंद्रपुर डबलिंग, सगौली वाल्मीकि नगर डबलिंग, मुजफ्फरपुर सगौली डबलिंग, बरौनी बछवाड़ा थर्ड फोर्थ लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरौनी बछवाड़ा थर्ड फोर्थ लाइन बड़ी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी। नरकटियागंज दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर डबलिंग, छपरा बलिया डबलिंग, गोरखपुर वाल्मीकि नगर डबलिंग, कटिहार कुमेदपुर और कटिहार मुकुरिया डबलिंग, सोननगर अंडाल थर्ड और फोर्थ लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी ज़बरदस्त बढ़ेगी इससे। पुनराख बख्तियारपुर थर्ड एंड फोर्थ लाइन, भागलपुर जमालपुर थर्ड लाइन, अलुआबाड़ी रोड न्यू जलपाईगुड़ी, अलुआबाड़ी ठाकुरगंज डबलिंग, फिर भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया डबलिंग, इस तरह से। और इसके अलावा कई नए सर्वे चल रहे हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग साथ में चल रही है। ये भी लंबी लिस्ट है जो कि 27 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, जो कि अभी काम इसमें सर्वे होके DPR होके अप्रूवल की स्टेज में आ रहा है। साथ ही साथ वंदे भारत करीब 14 पेयर्स यानी 28 सर्विसेज 25 जिलों को जोड़ती हुई 42 स्टॉपेजेस है बिहार में, वैसी वंदे भारत सर्विसेज हुई। 10 पेयर यानी 20 सर्विसेज अमृत भारत की, 28 जिले कवर होते हैं, और 62 यूनिक स्टॉपेजेस बिहार में, 2 सर्विसेज नमो भारत की यानी 1 नमो भारत पेयर। फिर मरोड़ा से
एक्सपोर्ट चालू हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है, देश के लिए भी गौरव की बात है, बिहार के लिए तो बहुत गौरव की बात है। और छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन्स की थी, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ, सर्विस का नया रिकॉर्ड बनाओ। तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं, और 150 ट्रेन्स रखी जाएंगी अनरिजर्व्ड, जिससे कि अचानक लास्ट में कहीं से मेजर डिमांड आती है तो वहाँ पर डिप्लॉय कर सकें। तो साथियों, ओवरऑल मोदी जी का रेलवे के और ख़ासकर बिहार के लिए बहुत ही ध्यान है। और आज हम चालू करेंगे 7 नई गाड़ियाँ दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से, जयपुर से, अजमेर से, और वहाँ रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे, ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली, ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस, और पैसेंजर गाड़ियाँ 4 चालू करेंगे, झाझा से दानापुर, पटना से बक्सर, नवादा से पटना और पटना से इस्लामपुर। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे, और आने वाले समय में बिहार एक ऐसा स्वर्णिम प्रदेश बन के उभरे, जो बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास में बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, वो सब उपलब्धियां आज के समय में भी बिहार में आए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। फोन उठा माननीय मंत्री महोदय, आपसे सादर सभी चालू करें। सभी चालू है वहाँ पे सभी लोग। पैसेंजर चालू हुई। अनाउंस करेंगे वो। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, छपरा से दिल्ली आने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। माननीय मंत्री महोदय के साथ निवेदन दिखाकर इन 3 अमृत भारत ट्रेनों की भी शुरुआत माननीय मंत्री महोदय, आपके साथ माननीय मंत्री
शुभारंभ करें अपने आज से बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन। अभी आप देख रहे थे रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बिहार को 7 नई ट्रेन की सौगात दी है। साथ ही साथ पटना से भी आपको दृश्य दिखा रहे थे जहां उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। नई दिल्ली से रेल मंत्री जुड़े थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार को आज 7 नई ट्रेनों की सौगात दी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल क्षेत्र में किस तरह से नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की केंद्र में प्राथमिकता के तौर पर है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कई तमाम प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी अपने संबोधन के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार में और भी रेल क्षेत्र से जुड़े हुए कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने त्योहारों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली और छठ को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेन 12,000 ट्रेन का आंकड़ा उन्होंने यहां पर बताया कि इस बार कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि त्योहार के मद्देनजर जो भी लोग बिहार की ओर रुख करते हैं, पटना की ओर रुख करते हैं, उन लोगों को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं भारतीय टीम की, जिसने रणभूमि के बाद क्रिकेट के मैदान पर भी अपना दम दिखाया और पाकिस्तानी टीम को 3 बार इस टूर्नामेंट में धूल चटा दी। एशिया कप में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पीएम ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है और लिखा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ भी नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को इसके लिए बधाई। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान चलाया था और पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत की इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। इस बीच नकवी ट्रॉफी लेकर ग्राउंड से चले गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया मानो वो ट्रॉफी लेकर आ रहे हों। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। Who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की है। ये भारतीय क्रिकेट के शानदार इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि है। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की है। Very happy, and they have done an extremely good job on the ground, defeating Pakistan 3-0, and there was absolutely no resistance. All the matches were one-sided. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian team, which will be 21 crores. It will be distributed amongst the players and all the support staff.
वहीं सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैच की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे। जय हिंद। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। वहीं भारत की जीत से भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव ने पहले मैच से ही धारदार गेंदबाजी की। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये पूरे देश के लिए। सबसे पहले मैं पूरे देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और पूरे खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी वजह से पूरा देश आप पे गर्व महसूस कर रहा है। और कुलदीप यादव ने वो धारदार गेंदबाजी की है कि पहले मैच से लेके और आखिरी मैच, पहले भी 4 विकेट लिए थे और आखिरी में भी 4 विकेट लिए। तो एक तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि कुलदीप यादव इस टाइम टॉप स्पिनर इंडिया के। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि फाइनल में पाकिस्तान को हराना, लगातार 3 बार पाकिस्तान को हरा के जो इंडिया ने ये अपना झंडा बुलंद किया है और पूरी जनता को खुश कर दिया है। एक तरीके से पूरे जो भारत में दशहरा से पहले दीपावली बनाने का मौका दिया है, ये उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्रि उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। दिल्ली में बने नए भाजपा कार्यालय में हवन हुआ। इस हवन में दिल्ली सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस मौके पर खुशी जताई। वहीं मंत्री आशीष सूद भी दीनदयाल मार्ग स्थित बीजेपी के नए ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यालय ऐसा केंद्र होता है जहां से भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं। कार्यकर्ताओं का बहुत ही ये सौभाग्य है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने, हमको हमारे गृह मंत्री जी ने, राष्ट्राध्यक्ष जी ने एक अच्छा कार्यालय यहाँ पर दिया है। आज शाम को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, हजारों कार्यकर्ता इसमें आएंगे, तो बहुत ही खुशी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं, अंत्योदय तक अपने बातों को पहुंचाने की प्रेरणा लेते हैं। आज सरकारी भवन से भारतीय जनता पार्टी अपने निजी भवन में प्रवेश करेगी। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। यहां से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जनता के हितों की योजनाएं, जनता के हित के काम, जनता के हित के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने की प्रेरणा लेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का बहुत महत्व होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का देश की राजधानी में कार्यालय बनना अपने आप में ऐतिहासिक है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। हमारे हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई है। सालों बाद देश की राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन करके तैयार हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा ही भव्यता का भी और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कार्यालय हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है। आज बहुत शुभ दिन है कि दिल्ली के भाजपा कार्यालय का पूजन हुआ है और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यालय हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है। आज बहुत शुभ दिन है कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का
पूजन हुआ है और शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभ उद्घाटन करेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय के लोकार्पण को लेकर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने खुशी जताई है और कहा है कि ये बहुत बड़ा दिन है। भाजपा कार्यालय से कार्यों को गति मिलेगी और ज्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे। आज दिल्ली के सातों सांसद, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मेयर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे हमारी कार्य को गति मिलेगी और हम और ज्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे। इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय के उद्घाटन को लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है। दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इतने वर्षों बाद आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में भी है। जब दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है तो आज यहाँ पर नए कार्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इसी कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर धर्म, पंथ और समुदाय के साथ गहरे लगाव की। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को मजबूत करने के साथ वैश्विक मंचों पर भी सभी धर्मों के मूल्यों को सराहा है। भारत एक ऐसा देश जहां हर कोने में बसती है एक अनोखी संस्कृति, जहां हर त्योहार, हर भाषा, हर परंपरा में बसी है हमारी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विविधता को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत किया। उन्होंने हर दीपावली सीमाओं पर जाकर जवानों के साथ इस पर्व को मनाया। वहीं कुंभ मेले में आस्था की डुबकी भी लगाई। उनका अयोध्या में रामलला के चरणों में उपस्थित होना यह केवल परंपरा नहीं, यह राष्ट्र के साथ आत्मिक जुड़ाव है। राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। सनातन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर धर्म, पंथ और समुदाय के साथ गहरा लगाव है। करतारपुर की राह खोलना हो या गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होना, प्रधानमंत्री ने दिखाया कि हर गुरु की वाणी भारत की आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने क्रिसमस पर यीशु के संदेश को अपनाने का आह्वान किया, वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर शांति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने हर परंपरा को अपनाकर यह साबित किया, भारत सभी का है। यह हमारी विविधता, यह हमारी शक्ति है। कोई ये गलती न करे कि भारत की विविधता ये कोई कागजी गुलदस्ता है। ये भारत की विविधता, ये भारत की शक्ति का स्रोत है। ये विविधता हमारी सिर्फ पहचान नहीं है, ये विविधता हमारी परंपरा है। नागालैंड का हॉर्नबिल हो या असम का बिहू, तमिलनाडु की संस्कृति हो या झारखंड के जननायक बिरसा मुंडा का सम्मान, प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र की आवाज को राष्ट्रीय मंच दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही है वो मंत्र जिससे भारत अपनी विविधता में एकता को जी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने हर रंग, हर सुर, हर परंपरा के साथ दुनिया में चमक रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय में हो रहा है। वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों के इस सम्मेलन में रणनीति, संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन देश के समुद्री हितों की सुरक्षा में नवाचार और सहयोग के लिए भारतीय तटरक्षक बल के समर्पण का प्रमाण है। भारतीय तटरक्षक बल देश की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के विशाल समुद्री क्षेत्रों को कवर कर रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर केंद्रित होगा। विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन चंद्रा और प्रमुख हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है। देश भर के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि केन्या के नौसेना कमांडर जनरल पॉल ओवोर ओटिनो भारत दौरे पर हैं। आज उन्हें नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेह में बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है और बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकता। जिले में सुरक्षाकर्मी सतर्कता बरत रहे हैं। तो देखिए लेह से हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। बुधवार को लेह में हुई हिंसा के बाद आज 6वां दिन है और आज भी आप देखें कि पूरे लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हुई हैं, पूरे जो मार्केट है वो बंद है। परसों कुछ समय के लिए जरूर कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे जो कदम है वो उठाया जाएगा। आज दूसरे दिनों के मुकाबले कर्फ्यू में थोड़ी सख्ताई भी देखने को मिल रही है। जगह जगह जो पुलिस और इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसकी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सिटी के अंदर उस वाहन का जो मूवमेंट है वो करने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो मोबाइल जरूर चालू है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद है। स्कूल कॉलेज बंद है और प्रशासन का ये कहना है कि वो एक बैठक करेगा और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि आखिर कर्फ्यू में ढील दी जाए या ना दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल स्टोर्स हैं और हॉस्पिटल हैं वो जरूर खुले हुए हैं। ट्रैवलिंग भी सीमित रूप से चालू है। जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको पूरी तरीके से देखने के बाद ही उनके वाहनों को अनुमति दी जा रही है। तो आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो सख्ताई है वो कर्फ्यू में देखने को मिल रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जरूर 2 दिन पहले थोड़ी सी राहत मिली थी जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए और कर्फ्यू है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वो समय समय पर समीक्षा कर रहा है। आज भी एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा क्या कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी जाए या ना दी जाए, जैसे 2 दिन पहले दी गई थी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, ले।
रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश से जूझ रहा है। मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और जल भराव की स्थिति है। भारतीय मौसम ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के लिए अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है। मराठवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। छत्रपति संभाजीनगर जैसे उत्तरी मराठवाड़ा जिलों में 3 अंकों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि हरसूल, शिवूर और वेरूल जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई है। गोदावरी नदी चेतावनी के निशान को पार कर चुकी है और जयक्वाड़ी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पैठण जैसे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहां से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग आज से हो रही है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगी। आम लोगों से लेकर बाजार विशेषज्ञों तक सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि क्या आपकी ईएमआई सस्ती होगी। वैश्विक आर्थिक हालात के बीच अब आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव करेगा या नहीं, इस पर सभी की नजर है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपना सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को रेट कट यानी रेपो रेट में कटौती की उम्मीद भी है। बैठक के फैसले से न सिर्फ होम और ऑटो लोन लेने वालों को राहत मिल सकती है, बल्कि इसका असर शेयर बाजार और निवेशकों की रणनीतियों पर भी पड़ेगा। और अब बात जीएसटी बचत उत्सव की। मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों का असर देश भर में दिखने लगा है। जीएसटी की कम दरों और त्योहारी सीजन को लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी उत्साह का माहौल है। राजधानी ईटानगर के रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी युवा उद्यमी शेरब सांगमू का कहना है कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं, जिन्हें नए जीएसटी सुधार संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान शेरब सांगमू ने कहा कि पिछले 11 सालों में अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी बदलाव आए हैं। साथ ही साथ जीएसटी सुधारों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। भारत का युवा हर क्षेत्र में अपनी एक नई उड़ान भर रहा है, अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और बात तो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने की, तो इसमें भी भारत का युवा पीछे नहीं है। कैसे ये आया कि एक युवा के तौर पे आपको रेस्टोरेंट क्षेत्र में जाना है और उसके बाद कैसे आपने इसको स्टैब्लिश किया? मुझे फूड का नॉलेज कुछ है एंड देन मुझे बहुत पसंद है खाने के ऊपर और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने 2020 में ही ओपन किया है। इसके बाद अभी 5 साल हो गया, करीबन 6 साल होने जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा से जा रहा है। जीएसटी के इस रिफॉर्म के बाद जो रेस्टोरेंट की बात करें तो कितना अंतर देख रही हैं? पॉजिटिवली मेरा सोच है कि काफ़ी फुटफॉल बढ़ेंगे। फुटफॉल बढ़ने से हमारा क्या है कि रेस्टोरेंट में बिजनेसेस अच्छा होगा। और जीएसटी 2.0 आने से क्या है कि बहुत सरल हो गया। 2 ही स्लैब है, तो 5% और 18%। जो हमारा सारा हाउस होल्ड ग्रॉसरी आइटम्स है वो 5% में आते हैं। जब प्रधानमंत्री जी आपसे जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे और अब जब आप उनसे मिल चुकी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? कितना बड़ा प्राउड मोमेंट आपके लिए? एक एल्डर की तरह एक बहुत सरल वे में समझाया है कि जीएसटी को कैसे मतलब 2.0 हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा और हम किस तरह से उसको बेनिफिट ले सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। जब प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे थे तो और क्या कहा उन्होंने? सर का कहना था कि लाइक वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के ऊपर में, तो जो बहुत ही हम लोग का इंस्पायरिंग है सभी युवाओं के लिए। 11 सालों में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। और आपके अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी विकास की कई बयार बह रही है। पहले जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता था सामान के लिए बाहर से आना, लाइक दिल्ली से, कोलकाता से, कहीं से भी आना, तो इट टेक्स अराउंड लाइक 10 to 15 डेज़। 15 डेज़ आप मान के चलिए। लेकिन अब ऐसे होता है कि लाइक मैं कॉल कर लेती हूँ दिल्ली में, तो वो मुझे मतलब 2-3 दिन में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बदलाव आपका यहाँ पे जो आपका 2 वे रोड कनेक्ट है वो भी नहीं था, सिंगल था।
कुल मिलाकर कहें तो GST 2.0 रिफॉर्म जो है एक बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है और शेरब सांगमू जैसे कई व्यवसायी उससे खासे उत्साहित हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़। और अरुणाचल प्रदेश के उद्यमियों का मानना है कि GST रिफॉर्म इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ इज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। ईटानगर के उद्यमियों के मुताबिक GST 2.0 से स्वदेशी अभियान को नई गति मिलेगी और वोकल फॉर लोकल का संदेश और भी मजबूत होगा। देखिए ईटानगर से ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के GST सुधारों का असर देश भर में दिखने लगा है। GST की कम दरों और त्योहारी सीजन को लेकर अरुणाचल प्रदेश में उत्साह का माहौल है। GST बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से GST सुधारों और स्थानीय उत्पादों के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया था। रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी युवा उद्यमी शेरब सांगमू खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं, जिन्हें नए GST सुधार संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। शेरब सांगमू का कहना है कि आज मोदी सरकार की नीतियों की वजह से वो रेस्टोरेंट के व्यवसाय को आसानी से कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल के बात है। हम सब बहुत खुश हैं अरुणाचल वासी कि GST 2.0 हमारा यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ। युवा उद्यमी शेरब के मुताबिक पहले टैक्स प्रक्रिया जटिल होने के कारण बिलिंग और ऑर्डर प्रबंधन में समय और लागत अधिक लगती थी, लेकिन आज GST सुधार के बाद ऑर्डर और बिलिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। इससे ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दैनिक कारोबार में भी सुधार हुआ है। अब एक ही GST स्लैब में हो गया है 5%, जो हमारा बहुत लाभदायक होगा और उसकी वजह से हमारा कस्टमर्स का भी आपका फुटफॉलिंग ज़्यादा होगा। शेरब सांगमू की ही तरह तेंजिन मेत्तो, HP ओको, यानकी खमपा, तातुंग तमा और अम्मा बाबगी भी ईटानगर की उन उद्यमियों में से हैं जो GST में हुए सुधार से बेहद खुश और उत्साहित हैं। इन लोगों का मानना है कि GST 2.0 रिफॉर्म के बाद उनके कारोबार में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमारे लिए तो और आसान कर दिया गया है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे कस्टमाइज ब्रांडेड वीविंग जो हम करते हैं, जो हम स्पेशली डिजाइनर्स, तो हमारे लिए काफी रिलीफ हो गया है। सो दिस इज अ ह्यूज रिलीफ टू लॉट ऑफ अस। बहरहाल GST सुधार ने पूरे देश में बचत उत्सव का उपहार दिया है, जिसके बाद पूरे देश सहित ईटानगर के व्यापारी, उपभोक्ता और उद्यमी एक स्वर में कह रहे हैं, घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। GST 2.0 के इस रिफॉर्म के बाद ईटानगर सहित देश भर के व्यापारी और आम उपभोक्ता इससे खासे उत्साहित हैं और वो सभी मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़। और नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में कृषि व प्लांट वेस्ट से निर्मित लेदर से भी बने उत्पाद प्रदर्शित किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित विभिन्न उत्पाद पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेट जीरो के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजित द्विवेदी ने। वर्ल्ड फूड इंडिया में तरह तरह के नवाचार देखने को मिल रहे हैं और इसी तरीके का एक नवाचार यहाँ पर है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और उसकी रिसर्च से यहाँ पर देखिए ये जो प्लांट बेस्ड जो है यहाँ पर ये लेदर, हम कह सकते हैं प्लांट बेस्ड लेदर जो है वो उसको यहाँ पर विकसित किया गया है। और इस लेदर की खासियत है कि इसको जो प्लांट से निकलने वाले जो अवशिष्ट हैं या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, अवशिष्ट है, उससे तैयार किया गया है। पूरी तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो लेदर होता है उससे भी ज़्यादा मजबूत ये है और साथ ही ये सस्टेनेबल जो है इसको बनाया गया है उससे संबंधित है। और देखिए यहाँ पर ये बैग है, जैकेट है
और इस तरीके का ये जैकेट है, और जिसको कि छूने में पूरी तरीके से जो है जिस तरीके का लेदर का जैकेट होता है, एनिमल लेदर का जैकेट होता है, वैसा ही फीलिंग इसमें आ रहा है, लेकिन इसको प्लांट बेस्ड जो वेस्ट है उससे तैयार किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर अमनदीप हैं, उनसे बात करेंगे। अमनदीप, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है? और ये देख रहे हैं यहाँ पर जूते और फुटवेयर भी यहाँ पर हैं जो कि प्लांट बेस्ड जो है वेस्ट है उससे बनाया गया है। करेक्ट। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये शुगर केन बैगेस का बना है, ये आपका बनाना का बना है, और ये आपकी कैक्टस की बनी हुई है जो शुद्ध कोल्हापुरी। एंड ये सारी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ऑल प्लांट बेस्ड। वीगन नहीं कहलाएंगे इसको, क्योंकि वीगन के नाम पे आपको सिंथेटिक और काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आपको मिलेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी दीज आर प्रीटी मच बायोडिग्रेडेबल, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% राइट नाउ। वी आर ऑलमोस्ट देयर। वी गॉट अबाउट 95% ऑफ ऑल केमिकल्स फ्री एंड PU PVC फ्री, जस्ट a minimal 5% which will be off in the coming time। आप बताइए, ये तमाम प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि लगता है कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें के सामान हैं वो पूरे प्लांट बेस्ड जो फाइबर है उससे बनने लगेंगे, और जो वेस्ट है उससे बनने लगेंगे। अच्छा रहेगा, वो बनने लगेगा तो काफ़ी पानी भी बचेगा उसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बनाने में काफ़ी कम पानी यूज़ होता है, एंड पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। हमारे देख सकते हैं कि न सिर्फ जैकेट, बैग्स, फुटवेयर, हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टॉयज भी यहाँ पर हैं जो कि प्लांट बेस्ड जो है फाइबर है उससे बन रहा है, वेस्ट से बन रहा है, और ये दिखाता है कि तरीके से तकनीक जो है वो लगातार सस्टेनेबल हो रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और कोशिश ये है कि अब जो है जो अवशिष्ट है, जो कि कृषि से निकलने वाला अवशिष्ट है या जो प्लांट बेस्ड जो फाइबर है या अवशिष्ट है, उसके माध्यम से जो है अब तरह तरह की ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनकी कभी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रविवार को सैकड़ों स्कूली बच्चों और पेशेवर पेंटर्स और कलाकारों ने सेवा पर्व के तहत विकसित भारत बाय 2047 वर्कशॉप में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं से जुड़े चित्रों की यहां सुंदर प्रस्तुतियां देखने को मिली। फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत या ऑपरेशन सिंदूर, सभी ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह और प्रेम का इजहार किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहना है तो उसे उभरती प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो CSIR के 84वें स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं के साथ CSIR स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल से लेकर कृषि, सामग्री और रक्षा तक विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है। इन योगदानों को और व्यापक रूप से प्रदर्शित करने के लिए मोदी सरकार ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला और एक सप्ताह एक थीम जैसी पहल शुरू की है। 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी के सभी विज्ञान इनिशिएटिव्स का विस्तार भी हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को और अधिक मात्रा में इंटीग्रेट किया गया है, उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए हमने न केवल इन 37 के 37 इंस्टीट्यूट्स की शो केसिंग करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, उन लोगों तक जिनके लिए कि काम जिंदगी में वो ईज ऑफ लिविंग की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, बल्कि इनको साइंस के दूसरे विभागों के साथ भी इंटीग्रेट करके साइलो से निकाल करके एक व्यापक स्तर पर इंडस्ट्री, रिसर्च, एकेडमिया का लिंकेज स्थापित करके भारत की विकास यात्रा और विकास और विकसित भारत के उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, उसके महत्व को समझते हुए हमने उस तरह से इसको एक नया स्वरूप देने का प्रयास।
आज विश्व हृदय दिवस है। दुनिया भर में हृदय रोग स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हमारी जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं हृदय रोग से बचने के लिए कारगर उपाय। हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि अब हृदयघात के मामले कम उम्र के वयस्कों में भी देखे जा रहे हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ गया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इसमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना और दिल का दौरा ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। हार्ट डिजीज़ जो है, अगर किसी को सिम्टम होते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है तो किसी भी एज में, जिस एज में हो, तो एकदम जाके चेक कराना चाहिए। और मेन सिम्टम है छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, पैरों में सूजन आना, धड़कन होना, चक्कर आना, ये सारे मेन सिम्टम्स हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तो भी आपको यंग एज से ही 25-30 साल से ही एक बार आपका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आपको शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये साइलेंटली ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में दिक्कत देता है, इसलिए पहले चेक कर लेना चाहिए। इस तरह ब्लड प्रेशर एक बार साल में चेक होना चाहिए। हमारी जीवन शैली में कई ऐसे कारक हैं जो हृदय को प्रभावित करते हैं और हृदयाघात की संभावना को बढ़ाते हैं, साथ ही हृदय की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान करना, तनाव, अनियंत्रित जीवन शैली, वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम में कमी, इन सभी से हृदय के लिए खतरा बढ़ जाता है और व्यक्ति हृदय रोग की गिरफ्त में आ सकता है। हृदय रोग के खतरे को पहचानना जरूरी है। यदि आपको ये समस्याएं नहीं है, लेकिन आपका वजन अधिक है, आप व्यायाम नहीं करते, अधिक तेलीय भोजन खाना पसंद करते हैं या अधिक तनाव में रहते हैं, तो हृदय रोग आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए सतर्क हो जाएं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक लंबी आयु हो हमारी और हम फिट रहें, तो हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 8 मेन रिस्क फैक्टर बताए गए हैं, तो इनका अगर हम ध्यान रखें तो हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करने में बहुत सहायता होती है। लगभग 80% रिस्क कम हो जाता है। तो इसमें पहला है स्मोकिंग ना करें। दूसरा है डायबिटीज़, अगर शुगर किसी को है तो वो अच्छा कंट्रोल रखें। तीसरा है ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कंट्रोल करें, खासकर 140 और 90 से ज़्यादा हो तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। पांचवा है कि साइको सोशल स्ट्रेस, कि स्ट्रेस ना लें, मेंटल स्ट्रेस ना लें। एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का मोटापा ना हो, बॉडी का वेट ठीक रहे, इसका ध्यान रखें। डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखें, और इससे ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि इससे हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है। और फाइनली और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आज से ही अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, इसका ध्यान रखें। साथ ही शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं और हृदय की सही देखभाल करें, जिससे आपका हृदय सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली के न्यू द्वारका कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। महाषष्ठी के दिन मां की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर भव्य पंडाल में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। मंच पर माता के भजनों को सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं ओडिसी नृत्य प्रस्तुति ने भी समा बांध दिया। तो देश भर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित होता है। आज के दिन देवी दुर्गा के मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आरती की गई। इसके साथ ही दिल्ली के छतरपुर देवी मंदिर में भी भव्य आराधना की गई।
बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ के मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन भी मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह सुबह माता का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की गई। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां विंध्यवासिनी मंदिर, छतरपुर मंदिर और झंडेवालान मंदिर की, जहां माता के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 29 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज से 9 साल पहले इसी दिन भारतीय सेना ने ऐसा साहसिक कारनामा किया था जिसे सदियों तक भारत का बच्चा बच्चा याद रखेगा। इस दिन भारत के वीर सपूत जान हथेली पर लेकर सीमा पार गए और 2016 में उरी पर हुए हमले का बदला लेते हुए सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसने पीओके में पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे आतंकी कैंप को न केवल ध्वस्त किया बल्कि दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। तारीख 28-29 सितंबर 2016 की रात, जगह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, टारगेट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों को नष्ट करना। ऑपरेशन 100% सफल। इसके साथ ही ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शायद ही कोई भारतीय इस तारीख को भूलेगा। ये वही तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए पीओके में घुसकर पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में दर्जनों आतंकी मारे गए। ये आतंकी नियंत्रण रेखा के पास लॉन्च पैड्स पर इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि सीमा पार घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर या भारत के बड़े शहरों पर हमला कर सकें। सेना के इस सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में भारतीय सेना के जयकारे लगने लगे और साथ साथ सरकार की भी तारीफ होने लगी। सीमा पार ये सर्जिकल स्ट्राइक उस अति का नतीजा थी जो पाकिस्तान आतंक का सहारा लेकर कर रहा था। शांति बहाल करने की भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान के सहयोग से आतंकियों ने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर और इसके बाद 11 सितंबर 2016 को पुंछ में और 18 सितंबर 2016 को उड़ी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। उड़ी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। पूरा देश स्तब्ध हो गया। ये भारत के धैर्य की इंतहा थी। इस हमले के बाद सरकार के लिए ये जरूरी हो गया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और आखिरकार 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना की इस कार्रवाई ने जहां भारत का मान बढ़ाया, वहीं पाकिस्तान को मुंह छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के इस कामयाब ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिकों समेत अनेक आतंकी मारे गए, जबकि भारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान की फितरत हमेशा से अपनी बातों से मुकरने और भारत को अस्थिर करने की रही है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हारने की बात छोड़ दें तो उससे पहले भी 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पालता पोसता रहा। चाहे वो 2001 में भारतीय संसद पर हमला हो या 2008 में मुंबई हमले को अंजाम देना हो, सब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी ही थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2015 में गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद 2016 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पठानकोट, पुंछ और उड़ी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी हमलों में आतंकियों ने सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की बार बार चेतावनी के बाद भी जब पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो सरकार ने उसे सबक सिखाने की सोची और इसी का नतीजा था सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पर इस तरह की कार्रवाई को काफी कठिन और जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे सफलतापूर्वक कर दिखाया। आज पूरा देश उन जवानों के पराक्रम को याद कर गर्व का अनुभव कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ने न केवल भारतीयों को गर्व का अनुभव कराया, बल्कि पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना
सीमा रेखा को पार करने से भी नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।